नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। आप देख रहे हैं मेरे साथ मुझे जवाब चाहिए। मुंबई से आ रही खबरों ने पिछले कुछ समय में जितना ड्रामा क्रिएट किया है उतने ही गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। इस कहानी के कई किरदार हैं। एक है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो क्रूज ड्रग्स मामले में 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हैं। आज जमानत पर सुनवाई है और एनसीबी जमानत का विरोध करेगी। अब सवाल यह है कि क्या आज आर्यन को बेल मिलेगी या फिर दिवाली जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। कहानी के एक और किरदार हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। वो समीर वानखेड़े जो पहले ड्रग्स मामले में जांच को लेकर चर्चा में थे और अब खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। 18 करोड़ की डील मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं और बुरे फंस गए हैं। इन सब के बीच एक और किरदार है एनसीबी गवाह केपी गोसावी। गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है और वो लखनऊ में सरेंडर कर सकता है किसी भी वक्त। क्या गोसावी उगाही के खेल का हिस्सा है? आखिर सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ की उगाही का सच क्या है? आर्यन खान को साजिश के तहत फंसाए जाने के आरोप सियासी हैं या फिर इनमें सच्चाई है? इन सब पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। हाई कोर्ट में मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी करेंगे। मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी करने वाले हैं। 21 दिन से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन खान। कोर्ट में एनसीबी आर्यन खान की जमानत का विरोध आज भी करने वाली है। सेशंस कोर्ट एनडीपीएस कोर्ट से बेल याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अब क्या आज जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होगा आर्यन खान के लिए? ये देखना है। एक और बड़ी खबर का हम जल्दी से रुख करेंगे। मुंबई ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के मणियाव थाने में सरेंडर कर सकता है गोसावी। थाने में फोन करके गोसावी ने सरेंडर करने की बात कही है। मणियाव पुलिस ने कहीं और सरेंडर करने के लिए कहा है। गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी है। लखनऊ में सरेंडर कर सकता है गोसावी। हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो, हाँ सर, अभी चौकी पे हो आप? हेलो, नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे? जी, यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव क्यों जाएंगे? जी मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर, मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर। यहाँ क्यों सेंटर होना है? जी मड़ियाव में क्यों सेंटर होना है? सर, क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी, आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। तो इस कहानी में जितना ड्रामा है उतने ही सवाल भी हैं। कई अहम सवालों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूँ। राम कदम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक बीजेपी। ब्रजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील। आपका भी स्वागत। इकबाल शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी मुंबई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत में राम कदम जी आपके साथ करना चाहती हूँ। कई मामलों में आज का दिन खास है क्योंकि समीर वानखेड़े दिल्ली में है और विजिलेंस जांच के आदेश उनके खिलाफ दे दिए गए हैं, जो एक बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। और आर्यन खान को बेल मिलती है कि नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन जो सवाल खड़ा किया जा रहा है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि आर्यन खान को इस पूरे मामले में साजिशन फंसाया गया है। अब जब समीर वानखेड़े के खिलाफ कई तरह के आरोप हैं, जांच भी शुरू हो गई है, तब वो सवाल और गहरा जाते हैं। आप पर सीधे सीधे ये आरोप है कि एनसीबी की कार्रवाई को प्रभावित किया जा रहा है और जानबूझकर आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। इन सब के बीच खबर यह भी कि आज भी एनसीबी आर्यन खान की जमानत का विरोध कोर्ट में करने वाली है। आपकी टिप्पणी? देखिएगा कि इस चर्चा के आरंभ में ये बता दूं कि यह लड़ाई किसी आर्यन खान, शाहरुख खान या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई ड्रग्स के विरोध की लड़ाई है। और ड्रग्स के विरोध की लड़ाई, इसके पूर्व भी हम कह चुके हैं कि सारे देश को, सभी दलों को एक साथ आकर के हमें लड़ना होगा।
क्योंकि विश्व में सबसे अधिक नौजवानों की संख्या जो है हमारे भारतवर्ष में है। अगर नौजवान इस ड्रग्स में अगर लिप्त हो जाए तो भारत का भविष्य खतरे में आएगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण लड़ाई है, यह सबसे आरंभ में कहना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि विगत 24 दिनों में देश ने एक विडंबना देखी कि प्रदेश के किसी देश के किसी प्रांत में हमने नहीं देखा होगा कि जो जांच करने वाले साहसी अधिकारी हैं उनको ही एन केन प्रकारे उनको बदनाम करके फंसाने का षड्यंत्र महाराष्ट्र के तीनों दल कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र के तीनों दल खुद कार्रवाई नहीं कर रहे, पर जो एनसीबी के अधिकारी कार्रवाई करने जा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उनको रोकने का काम, उनको बदनाम करने का काम शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी महाराष्ट्र में कर रही है। एक आम आदमी करके पूरे मामले को, माजरे को अगर देखें हम, तो ध्यान में आता है कि ये महाराष्ट्र के तीनों दलों की क्या रुचि है। नहीं, लेकिन इन दोनों मामलों को राम कदम जी, क्या आपको नहीं लगता कि अलग अलग रखना चाहिए? ड्रग्स रैकेट का मामला बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर एनसीबी के अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है और इस तरह के गंभीर उगाही के आरोप लग रहे हैं, छोटी मोटी रकम नहीं, 25 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, अगर शाहरुख खान से ऐसे आरोप लगे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों मामलों को अलग रखना चाहिए? नहीं, ये दोनों मामले एक ही है। हाँ। जब ये महाराष्ट्र की सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया और रुके नहीं, तब ये राजनीतिक बदले के भाव से ये प्रभाकर को आगे किसने लाया? प्रभाकर की बोली अचानक 22 दिन के बाद किसके कारण बदली? या किसी के दबाव के कारण बदली, या पैसे के लालच के कारण बदली? ये सारी बातों में ही मूल है। और महाराष्ट्र सरकार की मंशा ड्रग नेक्सस खत्म हो ऐसी नहीं है। ठीक है, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, आप इस पूरे मामले को, समीर वानखेड़े के ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप इस पूरे मामले को सियासी शक्ल दे रहे हैं कि ये आरोप सियासी हैं। इसका जवाब मैं बृजमोहन जी से लूंगी, लेकिन अगर वाकई ये आरोप सियासी हैं और इनमें कोई बेसिस नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है, तो आखिर एनसीबी को यह समझ में आया होगा, एनसीबी एक संस्था है, उसे समझ में आया होगा कि जो आरोप है उसमें कुछ बुनियाद है, उसमें कुछ तथ्य हैं, गंभीरता है, तभी तो इंटरनल जांच हो रही है। आप तो एनसीबी की समझ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ सियासी है। आप ये सवाल मुझसे है? जी राम कदम जी, आपसे। नहीं, देखिएगा, ये दोनों अलग अलग नहीं है। हाँ। ये ड्रग माफिया की वकीली महाराष्ट्र सरकार क्यों कर रही है, इसी बात में सब कुछ है। या हफ्ता वसूली उनकी मंशा है, या नवाब मलिक के दामाद को जेल के सलाखों के पीछे वानखेड़े ने जो डाला, इसके लिए घुमा फिरा करके उनको फंसाना, ये उनकी मंशा है। क्या मंशा है? सारा देश जान रहा है कि ये एनसीबी के अफसर ड्रग माफिया पर कार्रवाई नहीं करे। ये ऐसा क्यों चाह रही है महाराष्ट्र की सरकार? ड्रग माफिया इनके कौन लगते हैं? अब इसका जवाब आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसके पूर्व वाजे का वसूली रैकेट क्या देश ने नहीं देखा है? ये ट्रांसफर में कैसे धड़ल्ले से पैसे खा रहे, क्या ये देश के सामने नहीं आया है? ठीक है, आया है। इनकी ही आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला ने बाकायदा रिपोर्ट में लिख करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास दिया कि तुम्हारे सारे मंत्री इस प्रकार से तबादले में पैसा खा रहे हैं। तब मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। ठीक है, वाजे पैसे गिनने की गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मैं सीधा रुख कर लेती हूँ। बृजमोहन जी, कई सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नहीं होते तो आप लोगों की क्या इतनी ही सहानुभूति होती? एक सुपरस्टार का बेटा है, इसीलिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें फंसाया जा रहा है। दूसरा, ये सिर्फ सियासी अदावत नहीं है बल्कि निजी अदावत का भी मामला है, क्योंकि समीर खान साहब का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर राम कदम जी भी, और लगातार ये कहा भी जा रहा है बीजेपी की ओर से कि पहले चूंकि नवाब मलिक साहब के परिवार का नाम इसमें आ चुका है, जेल जाना पड़ा था उनके दामाद को, इसीलिए निजी अदावत निकालने के लिए अब समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है। और तीसरा कि ड्रग्स मामले में अब तक चूंकि कोई कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने की नहीं, अब जब कार्रवाई हो रही है एनसीबी की तरफ से तो आप लोग इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का हित है। और ड्रग पैडलर से आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत है, ये पूछ रहे हैं राम कदम जी, जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले आपके आखिरी प्रश्न से अपनी बात शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को तकलीफ इसी बात को लेकर हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये एक प्रोग्राम बना लिया कि हम महाराष्ट्र की जमीन पर 1 ग्राम भी ड्रग्स या नशीली दवाओं को नहीं बिकने देंगे। शुरुआत यहीं से हो रही है, लेकिन
जब से आप देखिए कि 5 साल देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार रही, एक भी ड्रग पेडलर उस दौर में नहीं पकड़ा गया, ये रिकॉर्ड पर है। लेकिन जब से हमारी सरकार आई, लगातार हम लोग ड्रग पेडलर्स और जो सप्लायर्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उसमें परेशानी ये आती थी कि जब हमारी पुलिस वहां पे जाके कार्रवाई करती तो पता लगता था कि उनको इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से हो जाती। ये पहले से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी एनसीबी के भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से। जब इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो ये बात पकड़ में आई, ये पूरा रेकर्ड तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है, जो एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, फाका लगवाते समीर वानखेड़े से, और उसके बाद उस शिकार को समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। आप मुझे बताइए कि एनसीबी के कार्यालय एक शासन का कार्यालय है, वहां पर प्राइवेट को बैठकर इस प्रकार से डील कर रहे हैं, इस प्रकार से टेलीफोन पे बात करा रहे हैं, सारे विश्व पूरे देश ने देखा है। इसलिए हो पा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। अब जहां तक बात नवाब मलिक साहब की बात है, जिस दिन नवाब मलिक साहब के दामाद को पकड़ा गया था, उस दिन भी वो महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे और आज भी कैबिनेट मिनिस्टर है। एनसीबी का कोई भी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि नवाब मलिक साहब ने अपने राजनीतिक का कोई फायदा अपने दामाद को बचाने के लिए किया हो। उनका कानून पे विश्वास था और पहले दिन से वो कह रहे थे जो कानून कहेगा मैं उसका पालन करूंगा। अभी सवा महीने पहले उनके दामाद की जमानत किस आधार पर जमानत मिली? अच्छा, नवाब मलिक इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, नवाब मलिक अपनी बात रख रहे हैं, जल्दी से उनको सुन लेते हैं, वापस लौटते हैं चर्चा में। जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके 9 बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2 होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी किसी ने पुष्टि की कि एनसीबी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, मतलब इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है की इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। सर, एका बाजूला समीर वानखेडेचे वडील असं म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने धर्म परिवर्तन केलेलं नाहीये। तुम्ही जे काल कास्ट तो एनसीपी नेता नवाब मलिक को आप सुन रहे थे। इन्होंने ही आरोपों की झड़ी लगाई थी, शुरुआत इन्होंने ही की थी और उसके बाद कई तथ्य ऐसे सामने आते चले गए, जिसके बाद समीर वानखेड़े अब बुरे फंसे हुए दिख रहे हैं। हम फिर से एक बार अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील। अनुजा, मैं आपके पास आती हूँ। और नवाब मलिक साहब को भी हम सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा मैं अपने आरोपों पर कायम हूँ।
हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो ठीक हैं और जांच हो इस पूरे मामले की। जांच होनी कितनी जरूरी है, क्योंकि नवाब मलिक अगर शुरुआत में आरोप लगा रहे थे तो उसे सियासी शक्ल दी जा सकती थी या सियासी कहकर खारिज किया जा सकता था, लेकिन जब प्रभाकर सैल का हलफनामा सामने आया है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं और जिस तरीके से उगाही का मामला उठाया गया है, क्या इसे दरकिनार करना मुमकिन है या फिर जांच करके सच्चाई का पता लगाना होगा जल्द से जल्द अगर एनसीबी की साख बचानी है? शुभ्रा, मुझे एक बात जो समझ में नहीं आती है कि अचानक से ये सारे जो एलिगेशंस है समीर वानखेड़े के खिलाफ अब अचानक से कैसे आने लग गए। इतने टाइम से व्हेन ही वाज वर्किंग तब उसके खिलाफ नहीं कोई भी एलिगेशंस थे। क्यों नवाब मलिक ने जब कुछ टाइम पहले 1 अक्टूबर को बोला कि मैं हाथ धो के अब इसके पीछे पड़ जाऊंगा और इसको जेल के पीछे ही डालूंगा, क्यों सिर्फ आर्यन खान को इसके तरफ ही इतनी हमदर्दी है उन्हें? और भी तो बच्चे सारे आए, कितने 20 लोग हैं और भी तो बच्चे हैं उनके साथ, उनके तरफ क्यों नहीं है? दूसरी बात मुझे ये बात बताया, बेल जज नहीं दे रहा है, समीर वानखेड़े नहीं कर रहा है, तो आप जाके जज से पूछिए कि बेल क्यों नहीं मिल रही। मैं एक लॉयर हूं तो हम लोग तो जज से बात करते हैं ना। अब हम कह रहे हैं कि एनसीबी के अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है, हियरसे पे बात कर रहे हैं, जो इसका तथ्य है वो सामने आ जाएगा। जो इसने नहीं जब वो सामने आ जाएगा तो आप मुझे ये बात बताइए कि जहां पर सर आपको ना आदत है बीच में बोलने। अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, मुझे बात करने दीजिए। ठीक है ठीक है, अनुजा जी जल्दी से पूरा कीजिए, मुझे इकबाल शेख के पास जाना है। हाँ, बात सिर्फ सारी यही है मोटी मोटी कि पैसा क्या फिर जज साहब ने भी खाया है, फिर आप ये बात करें कि बेल तो हमने बता दो 18 करोड़ जज साहब अपना एक सेकंड, ठीक है 18 करोड़ किसने खाए? ब्रजमोहन जी मैं आ रही हूँ आपके पास, इसी एक छोटा सा जवाब इकबाल शेख मैं आपसे लेना चाहती हूँ। एक सेकंड ब्रजमोहन जी, एक साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या बात हो रही है, दर्शकों को ठीक से समझ में आए। इकबाल शेख साहब मैं छोटी सी टिप्पणी आपसे लेना चाहती हूँ, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी। इकबाल शेख साहब, जो आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पर और आज फिर से एक बार एनसीबी कोर्ट में आर्यन खान की बेल याचिका का विरोध करेगी। देखिए, जो पर्सनल आरोप लगा रहे हैं उनकी फैमिली पे या उनकी फैमिली लाइफ पे, एज एन एक्स पुलिस ऑफिसर मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस केस के मेरिट और डीमेरिट पे मुझे सीमित रहना है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल बैटल चल रहा है बिटवीन सम पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे ये केस जो है आर्यन खान अरबाज खान की, ये जो केस है, ये केस रन ऑफ द मिल केस नहीं है। क्यों तो इसने बड़ा सभी लोगों का जो ध्यान आकर्षित किया है इस केस ने। और आप अगर देखेंगे कि ये जो पंच विटनेस, जो कोई भी सीजर का बेस होता है, फाउंडेशन होता है, अगर वो दोनों पंच विटनेस जो है उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, जैसे किरण गोसावी है, ये इनके ऊपर 4 क्रिमिनल ऑफेंसेस है और ही इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन पुना केस, जहां पर कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन अनाउंस किया है। और अभी फिर एक प्रेस पालघर में केस रजिस्टर हुई है। सीआरपीसी 100 क्लियर कहता है कि द पंचास, ये पंच जो है रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम द लोकेलिटी होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ आप दोनों पंच भी देखेंगे तो पूरी केस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, अगर आप बताएंगे कि भाई ये किरण गोसावी जो बंदा है, ये यूपी में कोई पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करता है और बोलता है कि मुझे सरेंडर होना है, ठीक है, देयर इज ए प्रोविजन इन द लॉ 41 सीआरपीसी 41A एंड 41C, इसमें दोनों भी फिट होता है। एनी पर्सन कंसर्न्ड इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी अरेस्टेड और डिटेन, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। नंबर 2, नंबर 3, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑल्सो। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए जी, जी। अब यहाँ पर यूपी पुलिस ना बोलती है, आज डिजिटल एविडेंस है, डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, उसको आप डिटेन कीजिएगा, खुद से आ रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन महाराष्ट्र पुलिस से कीजिएगा, मुंबई पुलिस से कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये शेख साहब मैं लौटी हूँ आपके पास और आप सबके पास फिर से एक बार मैं आऊंगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे केस पे कहां पर पेच फंस रहे हैं और क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर से एनसीबी पर और जमानत याचिका के संबंध में आज कोर्ट में क्या हो सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए, इस चर्चा में शामिल रहिए।
आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। सवाल यह है कि क्या आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का क्या होगा, जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। चर्चा का रुख फिर से एक बार कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, मैं सीधा रुख आपका करना चाहती हूं। और नवाब मलिक साहब ने फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले, और आप कह रहे हैं कि सियासी हैं आरोप, लेकिन जो तथ्य, जो डॉक्यूमेंट्स, जो सबूत वो पेश कर रहे हैं उन्हें कैसे नकारिएगा। अब उन्होंने कहा है कि एनसीबी के भीतर से एक अधिकारी ने उनको चिट्ठी लिखी, फर्जी लोगों को फंसाया जा रहा है, और इस व्यक्ति ने एनसीबी के भीतर से ऐसे 26 मामले, कम से कम 26 मामले बताए हैं जो कि जांच का हिस्सा वो बनाना चाहते हैं आगे। देखिएगा, कल जो उन्होंने जो जन्म का प्रमाण पत्र उन्होंने दिखाया, हाँ, शायद वो भूल कर गए कि जो दाऊद नाम लिखा था उसको गोल घेरा किया, और सरकारी दस्तावेज में जब गोल घेरा किया जाता है तो इसका मतलब वो गलती से लिखा गया है। और उसके नीचे की तरफ अगर 4 कॉलम छोड़ करके आप देखो तो उसमें ज्ञानदेव वानखेड़े करके बड़ी स्पष्टता से वो लिखा गया है। क्या है, नवाब मलिक जी के बारे में व्यक्ति विशेष टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर यह सरकार करके तीनों दलों की एक ही मंशा है कि समीर वानखेड़े और उनके टीम का मनोबल गिराए, उनको बदनाम करे और ड्रग माफिया को कहीं ना कहीं ये संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी वकीली कर रहे हैं। क्या कारण है? समीर वानखेड़े ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई नहीं करे, ये नवाब मलिक चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं? वहां पर भी कोई वसूली रैकेट है, इसलिए चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? ब्रजमोहन जी जवाब दे सकते हैं, मुझे लगता है। आखिर क्यों आप लोग चाहते हैं कि ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी। शिवराज जी, अब मेरी जी मेरे को पूरा बोलने का मौका दीजिए। आप बीच में बात काट देती हैं, वो प्रश्न नहीं, मैं सबको, अगर मैं बीच में बोल रही हूँ तो सबके बीच में बोल रही हूँ सर। अगर मैं बीच में बोल रही हूँ ब्रजमोहन जी तो मैं सबके बीच में बोल रही हूँ, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा इसकी उम्मीद आप मत कीजिएगा। नहीं नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा इसकी उम्मीद के बगैर आप बोलिएगा। बोलिए ना, सब बोल रहे हैं सर, आप भी बोलिए, उतावले मत होइए, बोलिए। हमारा कहना पहले दिन से है, हम लोग जब किसी एक अधिकारी के गैर कानूनी काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये सारे के सारे लोग इस प्रकार का एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है, जिसमें समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए इस मुद्दे पे क्या होना चाहिए था, जब हम लोग कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन हो रहा है। अनुजा जी आ रही हूँ, अनुजा जी आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए। कई बार बोले और मुझे बोलने वो जाके माला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि किस लिए आप समीर वानखेड़े के पास आकर बात कर रहे हैं? अनुजा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। ऐसे ये डिबेट का तरीका थोड़ी होता है अनुजा जी कि आप बीच में बोलिएगा। मैं आ रही हूँ आपके पास, सवाल पूछूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अनुजा जी आप उतावली हो रही हैं बहुत, एक सेकंड रुक जाइए, बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए ब्रजमोहन जी। मैं नहीं उतावली हो रही हूँ, जब मैं बात कर रही थी। नहीं, एक सेकंड, तो मैं आपसे जब सवाल पूछूंगी अनुजा जी तो आप जवाब दीजिएगा ना, टाइम वेस्ट होता है, ऐसे दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आता है कि बातचीत क्या हो रही है। ब्रजमोहन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ जी कि जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द इसलिए होता है कि लूट के माल में उनका हिस्सा है। और ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक एक्सटॉर्शन गैंग चल रहा है जो ड्रग माफियाओं के माध्यम ड्रग माफियाओं को फंसाता है और उन लोगों से पैसे की वसूली करता है। इसमें एक कार्य नहीं है मैडम, इसमें बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जिन लोगों से पैसे का एक्सटॉर्शन हुआ है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बीच में उनकी भूमिका है। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें बीजेपी के नेताओं को हो रही है कि हम समीर वानखेड़े के भ्रष्टाचार का जो उजागर कर रहे हैं उससे ज्यादा तकलीफ लोगों को क्यों है? क्योंकि इन्होंने हिस्सेदारी की है। अगर अब ये उसका पक्ष नहीं लेंगे तो इनको भी ठीक है। जो इंडिपेंडेंट इनका विटनेस है वो ये कह रहा है कि पैसे ले रहे हैं, 18 करोड़ लिए। हम लोग नहीं कह रहे, वो कोई शिवसेना का या एनसीपी का कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, वो एनसीपी का आदमी था, वो ये कह रहा है। अब इस बात पे भी ठीक है, इस बात पे भी विवाद करना चाहते हैं। ठीक है ब्रजमोहन जी, अब सवाल ये है अनुजा जी, अब आप तो वरिष्ठ वकील हैं अनुजा जी, सवाल ये है कि अगर इतने सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, तो क्यों ना जांच कर ली जाए? आखिर इसे ये कह के कि सियासी आरोप है खारिज कैसे किया जा सकता है? अगर आर्यन केस में ड्रग्स मामले में जांच हो रही है, वैसे ही एनसीबी मामले में समीर वानखेड़े के केस में जांच कर ली जाए। आखिर क्यों इसे एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि डॉक्यूमेंट्स पास हैं जो कि बार बार दिखाया जा रहा है नवाब मलिक की ओर से? नहीं, तरीका होना चाहिए ना, सामने आए, अच्छे तरीके से रखा जाए, कोर्ट के अंदर रखा जाए,
एविडेंस कोर्ट के अंदर आता है, बाहर नहीं आता है। अगर कोई चीज में गहराई है तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से लॉ बना हुआ है, उसको भी जांच करी जाएगी। क्यों नहीं करी जाए? यही रास्ता, देखिए लॉ दोनों तरह से यूज होता है, लॉ अपने बचाव में भी और दूसरे को फंसाने में भी। तो आप इस चीज को करवाइए जांच, क्यों नहीं हो जांच? इसी से तो वानखेड़े सामने नजर आएगा कि उसने करा या नहीं करा। हमें भी पता चलना चाहिए ताकि हमारे को भी पता चले कि किस तरीके से, अगर इस तरीके से समीर वानखेड़े जैसे लोग सामने आते हैं और वो हेल्प कर रहे हैं ड्रग्स को निकालने में, तो हमें पता चलना चाहिए अगर उसने कहीं पर पैसों की फरौती ली है। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही दुखद बात है कि जब भी हम लोग हाई लेवल पर बात करते हैं, हमने सुशांत केस में भी बात करी, इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसी भी बंदे के ऊपर इतनी एफआईआर कर दी थी कि उसका चैनल भी बंद कर दिया, चीजें करवा दी। ये इस तरीके से ठीक है, कम से कम एक सहमति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर एनसीबी पर या किसी भी अधिकारी पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो एक जांच हो जाए और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इकबाल शेख साहब, अब चूंकि आज आर्यन केस की सुनवाई होने वाली है, जमानत याचिका पर आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, दिवाली में रात जेल में गुजारनी पड़ेगी, क्या इस पर फैसला होगा? आप तो इतना लंबा सर्व कर चुके हैं और पूर्व अधिकारी रहे हैं, आखिर आर्यन केस में क्या सिर्फ सेलिब्रिटी का बेटा होने की वजह से इतना उतावलापन है या फिर अभी तक वाकई ये एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जा रही है? एनसीबी आज भी जैसे कि आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करने जा रही है, क्या कुछ आप देखते हैं कि जानबूझकर फंसाने जैसे जो आरोप है उसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, जो हमारी जो न्यायपालिका है उसके सामने जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, वो जो केस पेपर उनको रखती है, सामने रखती है, वो न्यायपालिका जो है एक उसको एक चश्मा लगा हुआ है, घोड़े का चश्मा, उससे परे आगे नहीं जाती। और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है बड़े बड़े कयास लगाती है कि मुझे ये करना है, उसको पकड़ना है, इसका इंट्रोगेट करना है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से अब यहाँ इसके पास कॉन्शियस पोजेशन या पोजेशन ही नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज है, लेकिन इसके साथ वालों के साथ में है। एक लीगल बड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा कि इसमें हमारे रोदगी साहब भी, उनके कमेंट्स आप देखिएगा, बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स के देखिएगा कि द बेल शुड हैव बीन फॉर द आस्किंग। लेकिन ये जो चीजें पंच का ठीक से नहीं होना, इन्फॉर्मेंट का सब पुलिस के जैसा हैंडलिंग करना, उनको एक जो है बहुत फ्री हैंड दिया गया, ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये गुस्सा भी और यही है। लेकिन ये मुद्दे कब आते हैं? ट्रायल के वक्त में आते हैं। ठीक है, ये मुद्दे। लेकिन अभी जो कोर्ट के सामने जो मामला पेश किया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आर्यन खान को आप एक ड्रग ट्रैफिकर बता रहे हैं, तो इसने किसको किसको सेल किया, इसे किसने किसने खरीदा, ये तो नहीं जा रहा है। लेकिन इसकी ऊपर की जो कड़ी है, ये अरबाज खान ने किससे लिया या आर्यन खान ने किससे लिया, वो जा रहा है। अगर आप ड्रग ट्रैफिकर है तो नीचे इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच आज आर्यन खान के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या आज आर्यन खान को बेल मिल पाएगी? बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, समीर वानखेड़े क्या बुरे फंस गए हैं, इस पर भी अपडेट होगी। और इसके साथ ही आर्यन खान मामले में क्या होता है, क्या बेल मिलती है आर्यन को, हर अपडेट आपके सामने इंडिया न्यूज के माध्यम से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।